चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग खैरोफियत से होंगे और जो कुछ मैंने पढ़ाया था आप लोगों ने पढ़ लिया था। रीज़न बीइंग कि मुझे आप लोगों को और ऑनलाइन पे जो बच्चों को साथ साथ लेके चलना होता है, इसलिए फिर मुझे 2 से 3 दफ़ा सलाम करना पड़ता है। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप 2 से 3 दफ़ा मुझे उसका जवाब दे देंगे, ठीक है जी। तो कोई इशू तो नहीं है क्लास वालों को, कोई आपको भी आप सुन रहे हैं ना, तो आपको कोई इशू तो नहीं है? कोई पढ़ा होगा तो इशू नज़र आ गया होगा और अगर नहीं पढ़ा होगा तो इशू नहीं आया होगा। वैसे मुझे अभी तक ना जो हाइब्रिड बच्चे हैं इनमें से किसी बच्चे ने ना अटैम्प्ट करके नहीं भेजा क्वेश्चन कोई भी। तो मौलाना साहब ने भेजा था क्वेश्चन? नहीं भेजा। मौलाना साहब जो है ना वो चाह रहे हैं कि अटैम्प्ट खुदा न खास्ता लग जाए। हाँ जी, पास करना है ना इंशाल्लाह। तो फिर साथ साथ क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। और इस क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप सारे इंशाल्लाह पास होंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। क्वेश्चन हम रिस्क असेसमेंट के चला रहे थे, अभी हम रिस्क असेसमेंट का एक आध क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद फिर हम फर्दर जो भी अपने स्टडी प्लान को आगे जो लेके चलना है उसमें चलेंगे। हर अटैम्प्ट में 23 से 25 मार्क्स का पेपर आपका रिस्क में से आता है और सम टाइम होता है कि 40 to 50 मार्क्स के करीब करीब भी रिस्क का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस दफ़ा इस पेपर में 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, वो भी मिलता जुलता रिस्क के साथ ही था, और 23 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो 40 से 45 मार्क्स का पेपर इस दफ़ा भी रिस्क में से आया हुआ था। रिपोर्ट वाला जो पोर्शन है मैंने आपको बताया था कि आप पेपर मैच्योर हो चुका हुआ है, अब पेपर इमेच्योर नहीं है। इमेच्योर ना होने का मतलब क्या होता है कि जब एग्जामिनर के पास एक रूम होता है टेस्टिंग का, तो फिर वो उस एरिया में से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को टेस्ट करते रहता है। अब ऑडिट का पेपर जो है या रिपोर्टिंग का पेपर भी है वो क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है। रिपोर्टिंग में पहले क्वेश्चन आते थे एक फुल लेंथ के ऊपर, जिसमें आपको एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती थी, एक्सटेंसिव आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर डिस्क्लोजर्स भी बनाने पड़ते थे। अब सवाल आते हैं सिनेरियो बेस, छोटे छोटे 4-4, 5-5 नंबर का एक पार्ट होता है। पेपर इज़ मैनेजेबल विद इन 3 आवर्स, बट पोजीशन इज़ कि हमारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी उस तरह की डेवलप नहीं हुई होती, क्योंकि हम एक रट्टा लगाते हैं ना, या आप रट्टा नहीं लगाते, रट्टा तो सारे लगाते हैं। देखें अकाउंटिंग के अंदर भी क्वेश्चन याद करते हैं लोग, ऑडिट में भी लोग क्वेश्चन को याद करते हैं। प्रैक्टिकली अप्रोच अगर आपकी डेवलप हो जाए तो आपको शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खोलने की ज़रूरत भी ना पड़े, अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपके पास हो तो। 2 से 3 अटेम्प्ट से पहले क्या पैटर्न था कि आपके पास एक ओपन बुक अगर खोलते थे तो आप उसमें से 60-70% पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर लेते थे ऑडिट के पेपर में। अब क्या हो गया, आप इतना पेपर तो अटेम्प्ट नहीं होता, लेकिन बुक आपको ज़रूर एक गाइडेंस पर्पज़ देती है। मेरी लास्ट अटैम्प्ट तक यही अप्रोच थी कि बुक में से मैक्सिमम मैं कोशिश करता था कि पहले थ्योरी पढ़ाऊँ, अंडरस्टैंडिंग लूँ, फिर मैं अटैम्प्ट कराऊँ क्वेश्चंस। लेकिन मैंने देखा कि आप जो है ना वो एग्जामिनर मैच्योर हो चुका हुआ है, अब प्रैक्टिकली पेपर आता है तो प्रैक्टिकली डायरेक्ट सिनेरियोस के ऊपर हम जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, डे 1 पे मैंने आपको सिलेबस बताया है, डे 2 पे मैं आपको पास पेपर पे लेके आ गया हूँ। बताएं को मुश्किल हुई है आप लोगों को? मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ना, ये आपने 4 चीज़ें ज़हन में रखनी है, उन टेक्निक की बेसिस के ऊपर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। किए हैं ना अटैम्प्ट आप लोगों ने, और बहुत कई लोगों ने पहली दफ़ा में बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, कई लोगों ने पहली दफ़ा में सीखा और दूसरी दफ़ा बहुत अच्छा मुझे करके दिखाया और मुझे फीलर आया कि वाकई यार बच्चों को समझ आ रहा है। इसी तरह मैंने आपसे कहा था कि हम हर पैटर्न में से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी हम आई कैप के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह ICW के पास पेपर्स भी अटैम्प्ट करेंगे, साथ ACCA के भी करेंगे। मैं आपको ICW के पास पेपर भेज दूंगा। आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशंस यही होंगी कि मैं आपको पढ़ा के चला गया हूँ तो उसके बाद आप उसको अटैम्प्ट करें। अगर आपको क्वेश्चन में मुश्किल आती है तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको उसके ऊपर आंसर करूँगा। देखें आप कैफ के स्टूडेंट नहीं हैं। कैफ पे क्या होता था, उंगली पकड़ के चलाया जाता था। 6 डेज अ वीक क्लास होती थी, डेली बेसिस पर क्लास में टीचर आके सुन सकता है। अगर हमारी वीकली 2 आवर्स की क्लास होनी है तो उसमें वी डोंट हैव सफिशिएंट टाइम कि मैं आपसे लिखा हुआ चेक भी क्लास में करूं, मैं आपसे आके सिनेरियोज भी पूछूं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है। इस चीज़ के लिए फिर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हुई? इंपॉर्टेंट हुई आप लोगों की सेल्फ कमिटमेंट। देखना पास क्यों होना है, मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं ना लाइफ के अंदर। मैं अब एक मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था तो मैं तो यहाँ पे बैचलर्स करने आया था, मैं तो CA करने नहीं आया था। तो मेरा तो मोटिव था ही नहीं CA करना पहले।
जब 2012 के अंदर मुझे फीलर आया कि नहीं भाई मैं गलत फील्ड में चला गया हूँ, मुझे बैचलर ऑफ ऑनर्स नहीं करना, मुझे सीए करना है, तो फिर मैंने उस वक्त सीए स्टार्ट किया। मेरे गोल्स थे उस वक्त, मेरा टारगेट था। इस तरह आप लोग क्लास में बैठे हैं तो हर बच्चे का एक टारगेट है, हर बच्चे का एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव लेस जिंदगी नहीं होती। अगर कोई बच्चा कहता है ना मैं सिर्फ सीए कर रहा हूँ, करता रहूँगा, हो जाएगा, तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ फिर हो ही जाएगा। फिर होगा क्या, हिट एंड ट्रायल में पास होगा। कभी आपकी मर्जी का पेपर आ गया, आप होगा क्या कि आप फॉर एग्जाम्पल 5-6 अटैम्प्ट के अंदर पेपर में बैठ रहे हैं, आपने 5 to 6 अटैम्प्ट के अंदर एग्जामिनर की टेक्निक समझ लेनी है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा पेपर के पैटर्न किस तरह से हैं, क्वेश्चन किस तरह का आता है। उस वक्त तक 2 ऑप्शंस होती हैं, अगर तो सेम एग्जामिनर रहा तो फिर शायद आप पास हो जाएं, और अगर एग्जामिनर तब्दील हो गया तो फिर फर्दर आपको 3 years उसकी साइकिल समझने में लग जाएंगे। और इस पीरियड के दरमियान हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल पे जब पेपर आपको देखा हुआ आ गया, जब वही सेम पास पेपर में से रिपीट हो गया तो आप पास हो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आप फेल हो जाएंगे। और अब एग्जामिनर चेंज हो गए हुए हैं थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे जो लगता है वो किसी अच्छी फर्म के पार्टनर्स पेपर बना रहे हैं, जो मुझे फीलर आता है पेपर को देखकर। तो अगर वो पेपर किसी एक हाई लेवल पे जाके बन रहा है तो फिर मींस एक सिंपल एग्जामिनर आउट हो गया है जो एक सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड से होता है। अब पेपर सेट होता है प्रॉपरली, एक टॉप पोजीशन लेवल के लोग कर रहे होते हैं। फर्म्स के पार्टनर्स जो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो बिग 4 के पार्टनर्स हो सकते हैं, अदर फर्म्स के पार्टनर हो सकते हैं। तो वो पार्टनर्स लेवल के लोग पेपर को सेट कर रहे हैं, तो दे सी द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। उनके पास मेथडोलॉजीज अवेलेबल है इंटरनेशनल लेवल की, तो वहाँ से वो मटेरियल उनके पास होता है। उनके पास लोकल नॉलेज होता है, लोकल इंडस्ट्री का नॉलेज होता है, उसकी बेस पे ये पेपर सेट हो रहे होते हैं। तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप लोग समझ कर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे चलें। देखें यहाँ पे तो स्किल सेट डेवलप करने आए ना हम, यहाँ पे कैफ की स्टडी नहीं है, ये आप ज़हन से निकाल दें। अगर आपके ज़हन में ये बात अड़ गई है कि कैफ में जिस तरह से पेपर पास होता था उस तरह फाइनल पे पेपर पास हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है जी, समझ आ गई या नहीं समझ आई? आ गई? बोलें सही ना, कोई समझ तो आएगी? आप लोगों को समझ आया है? आ गई समझ? नींद तो नहीं आ रही? ओके। अच्छा, क्वेश्चन है जी मेरे हाथ में, विंटर 18 का क्वेश्चन है जी। आप लोगों को मिल गया होगा क्वेश्चन, ग्रुप के अंदर मैंने टोटल पास पेपर्स भेज दिए थे, तो वो वहाँ से विंटर 18 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हम वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको फिर हिसाब से डील कीजिएगा। कहते यू आर द एंगेजमेंट मैनेजर इन हसन अब्दाली एंड कंपनी। आप क्या हैं जी? मैनेजर है जी। वन ऑफ योर क्लाइंट इज फाल्कन लिमिटेड विच ओन 6 शॉपिंग मॉल्स एंड 4 ऑफिस बिल्डिंग्स इन डिफरेंट सिटीज फॉर रेंटल पर्पजेस। तो जो कंपनी का बिजनेस है वो रेंटल पर्पजेस के लिए है, मींस के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आगे रेंटल पर्पजेस के लिए देते हैं। FL also construct and sells residential apartment in major cities of Pakistan। तो ये साथ क्या करते हैं जी? कंस्ट्रक्शन करते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की और उनको भी सेल करते हैं। तो मींस IAS 40 और IFRS 15 की इंप्लीकेशंस हो सकती हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने जब क्वेश्चन को पढ़ना है तो शुरू में आपने क्वेश्चन को एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना आपने कि नीचे वो किस तरह की बातें करने जा रहा है। अब जब अगेन मैं कंपेयर करता हूं, पहले क्या होता था जी कि रिक्वायरमेंट पढ़ो और आंसर कर दो। हमने यही सीखा है ना कि रिक्वायरमेंट पढ़ें और आंसर कर दें। मैं कहता हूं नहीं, अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ गया तो जो ऊपर बॉडी है उसके अंदर मैक्सिमम चीजें आपके बारे में लिखी हुई हैं कि आपने इस इंफॉर्मेशन को यूज किस तरह से करना है। देखिए शुरू में बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको उस दिन बात की थी, लिस्टेड कंपनी हो तो आपके ज़हन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस भी आनी चाहिए। आपके माइंड में पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके ज़हन में होनी चाहिए। 4th शेड्यूल आपके ज़हन में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए जो लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है। आपके माइंड में फ्री फ्लोट CDC की जो सर्टिफिकेशंस होती हैं उसके माइंड में होना चाहिए। तो शुरू में आपको बताने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपनी डायरेक्शन को सेट कर लें कि आपने नीचे क्वेश्चन में किन किन चीजों से आपको डील करना पड़ सकता है। बात समझ गए आप? कहते हैं द फॉलोइंग मैटर्स वर डिस्कस्ड इन द प्लानिंग मीटिंग ऑफ द ऑडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। प्लानिंग मीटिंग होती है, मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग मीटिंग किसके साथ होती है। प्लानिंग मीटिंग नॉर्मली होती है कंपनी के CFO के साथ। कंपनी के CFO के पास ऑडिट पार्टनर जाता है, ऑडिट मैनेजर होता है और साथ डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, वो बैठते हैं
और क्लाइंट से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, बिजनेस के अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई चेंज आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फ्रॉड फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिलेटेड पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर उस मैटर पे इंफॉर्मेशन लेते हैं जो सिग्निफिकेंट रिस्क का पार्ट बनता है। जी, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? एग्जांपल्स बताएं सिग्निफिकेंट रिस्क की। सिचुएशंस, किस किस सिचुएशन के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क आता है? मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी, मैंने एग्जांपल पूछी है सर। जहां पे रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो, जहां मैनेजमेंट और ऑफ कंट्रोल हो, वहां पे चांस होता है क्या हो? नहीं, मैंने एग्जांपल्स पूछी हैं, अब ये तो फ्रॉड फैक्टर तो आ गया ना। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई थी, सिग्निफिकेंट रिस्क की एग्जांपल्स होती हैं। सर आप बताएं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हो, और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जहां पे आपको एक रिस्क का फ्रॉड भी लिंक्ड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट रिस्क। अब आपके माइंड में क्या है? ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। आप इंक्वायरी किसकी कर देखें, मैं क्लाइंट भी जाता हूं तो आई एम अननोन फॉर द क्लाइंट। मुझे क्लाइंट के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो मुझे क्लाइंट के बारे में कौन बताएगा? या कंपनी बताएगी, या मैं कंपनी के एनवायरनमेंट से देख लूंगा, या मेरा अगर पास एक्सपीरियंस उस सेम एंटिटी में था, सेम इंडस्ट्री में था, मैं वहां से भी देख लूंगा, और मैं वहां से सारी चीजों को क्लब करूंगा और अपनी रिस्क असेसमेंट करूंगा कि भाई इस कंपनी के ऊपर किन किन चीजों की एप्लीकेशन होती है। क्लियर हुई जी बात? अच्छा, अब इस केस में हमने प्लानिंग मीटिंग की, और प्लानिंग मीटिंग से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। स्टेप 1 में कहता है CFO इन्फॉर्म्ड। अब देखें ना, मैंने CFO से पूछा होगा आप बिजनेस अपडेट के बारे में बताएं, तो CFO ने रिप्लाई किया होगा कि FL has implemented a new enterprise resource planning system. He stated that FL has successfully revamped the entire accounting system through the new ERP. अब आपके जहन में, आप कंपनी के CFO हैं, मैं फर्म का पार्टनर हूं, और आप मुझे ये बताते हैं कि हमने एक नया अकाउंटिंग सिस्टम लगा लिया है, तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा लगाया है? आप बताएंगे ओरेकल लगवाया है, SAP B1 लगवाया है, ओडू लगवाया है, क्विक बुक लगाया है, पीच ट्री लगाया है, कुछ भी लगाया है। अब मैं देखूंगा, मैं कहूँगा, अगर आप कहेंगे ना कि मैंने पीच ट्री लगवाया, तो मैं कहूँगा सर आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पीच ट्री क्या सूटेबल था? आप ऑलरेडी ओरेकल यूज कर रहे थे, ओरेकल से आप जाते तो SAP B1 पे जाते, आप नीचे डाउनग्रेड क्यों चले गए हैं? CFO कहते जी कि सर हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास इतना स्किल सेट ही नहीं था कि जो ओरेकल को यूज कर सकते होते, तो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में चले गए, हमने एक सादा सा ERP लगा लिया जिसमें हमारे लिए आसानी हो जाए। अब आपके जहन में फौरी तौर पे एक सवाल आ जाएगा कि एंटिटी के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है। अब अगर एंटिटी के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, तो मींस एंटिटी के पास कंट्रोल भी अच्छे नहीं है। और अगर एंटिटी के कंट्रोल किसने लगाने हैं? ह्यूमन रिसोर्स ने इंप्लीमेंट कराने हैं ना। और अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं काम कर रहा, तो मैं क्या एक सिस्टम को अच्छे तरीके से चला पाऊंगा? तो आंसर होगा नहीं, उसने खुद बता दिया। तो मींस मेरे पास अगर ये नॉर्मली आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपसे सवाल करते हैं कि मैं इससे चुटकी मारूं तो मेरे पास रिपोर्ट आ जाए, सिस्टम मुझे रिपोर्ट दे दे, मैं आंखें बंद करके आंखें खोलूं तो मेरे पास रिपोर्ट मौजूद हो। भाई आपके पास HR होगा जो उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज करेगा, तो फिर ही आपको उसमें से डाटा मिलेगा ना। अगर आप लेवल 5 पे जाके एंट्री करेंगे तो फिर ही आपको लेवल 5 की रिपोर्ट मिलेगी। अगर आप लेवल 1 की एंट्री कर रहे हैं तो आपको लेवल 1 की रिपोर्ट मिलेगी, आपको लेवल 5 की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लेवल्स होते हैं ना, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। अगर मुझे आगे जाके मैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक जनरल असेसमेंट के लिए आपको समझा रहा हूं। इसी में अगर अकाउंटिंग सिस्टम जब नया लगा, अच्छा चले ये बात हुई कि उसने कहा जी हमने ओरेकल से SAP B1 पे चले गए, ये भी तो बात हो सकती है। आपके जहन में फौरी तौर पर सवाल आएगा कि क्या सिस्टम को जब इंप्लीमेंट किया जाता है, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन होती है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं इसे, SDLC। सुना है नाम आप लोगों ने? ये इंशाल्लाह हम डिस्कस, ये आपके कैफ के सिलेबस में भी है जी वैसे, लेकिन हम इसको हम करेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है, जिसमें यूजर्स की रिक्वायरमेंट को असेस किया जाता है, फिर उसमें आपको जिसे कहते हैं एज स्टडी की जाती है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझा जाता है, फिर उसके बाद 2B स्टडी होती है, क्या होना चाहिए,
फिर गैप एनालिसिस होते हैं, गैप एनालिसिस के बाद फिर आपकी फंक्शनल डिज़ाइंस बनते हैं, फंक्शनल डिज़ाइन के बाद फिर आपके जो होती है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट को डेवलप किया जाता है और फिर फाइनली जो आपका सिस्टम होता है वो गो लाइव हो जाता है। तो अल्टीमेटली अब अगर एक नया सिस्टम लगा है तो फिर नए सिस्टम लगने के जो कंट्रोल्स थे वो ब्रीच तो नहीं हो गए, डेट इज रिस्क। या जो सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन थी वो ठीक तरीके से हुई है या नहीं हुई, डेट इज वन रिस्क। इसमें दूसरा रिस्क क्या हो सकता है? किस चीज का? वो तो आप सिस्टम के जो कंट्रोल है उसमें बात होगी ना कि सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुई। दैट इज वन एस्पेक्ट कि सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुई। व्हाट इज द अदर एस्पेक्ट इन योर माइंड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ज़हन में लेके आए, सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, क्या दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है इसमें? जी आप बताएं। आप नहीं समझ आ रही? सोचे ही नहीं है ना, सोचे सही ना। दोबारा बढ़े, नया अकाउंटिंग सिस्टम लगा है, क्या रिस्क हो सकता है? नहीं समझ आए मुझे। कब हमने इसको रियलाइज रिसीवेबल कब होगा? अब हम लोग अपना अकाउंटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं, प्रॉब्लली कब वो रिसीवेबल बुक कभी नहीं था होना चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम। वो तो बेटा सिस्टम के अंदर डाटा माइग्रेशन है ना, वो तो सिस्टम डेवलपमेंट की पार्ट है, डाटा माइग्रेशन फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। तो अगर डाटा माइग्रेशन ठीक तरीके से नहीं हुई, एक एंट्री दो दफा पोस्ट हो गई है, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। मैं इसमें अकाउंटिंग इशू कौन सा हो सकता है वो पूछना चाह रहा हूं। क्या चीज? I38 जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट का पार्ट है, क्या रिसर्च फेज के एक्सपेंडिचर्स जो थे वो कैपिटलाइज तो नहीं हो गए? दैट इज आल्सो रिस्क। आप देखें ना बेटा, ये चीज आपको आपसे प्रेज्यूम्ड है। अब देखें आप एक, मैंने क्या कहा था, आप लोग क्या हैं? फर्म के पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर की सोचो ना, आप बैठे हो, आप कहोगे अच्छा आपने अकाउंटिंग सिस्टम लगा दिया है, तो दैट इज क्रिएशन ऑफ इंटेंजिबल। क्या आपकी इन हाउस टीम ने लगाया है या आपने एक्सटर्नल सोर्स थर्ड पार्टी से लगवाया है? आपने सिस्टम को किस तरह से इंप्लीमेंटेशन किया? तो क्या 38 के क्राइटेरिया को टेस्ट नहीं करना आपने? तो आपके ज़हन में क्यों नहीं बात आई? ये आनी चाहिए थी ना, आनी चाहिए थी। वेरी गुड। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ बुक के अंदर उस अकाउंटिंग सिस्टम की वैल्यू मौजूद हो, तो वो तो अब यूजेबल ही नहीं है। अगर यूजेबल नहीं है तो उसकी इंपेयरमेंट का भी रिस्क हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किया उन्होंने। ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन सोल्यूशन में नहीं किया होगा, ये आपने एक एडिशनल पॉइंट है और आपका एक एज होगा। दिस इज कॉल्ड द कंपेटिटिव एडवांटेज। समझ गए बात को? अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किया। आगे चलें जी। देखें, अब एक सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर पुराना नया सिस्टम आ गया उसकी जगह पे, तो पुराना सिस्टम यूज तो नहीं होना। अगर यूज नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? उसको बुक्स में से निकालेंगे। तो देयर इज अ रिस्क इंपेयरमेंट प्रॉपर्ली चार्ज ना हुई हो बुक्स के अंदर इंटेंजिबल के अगेंस्ट। ठीक है जी। कहते हैं ए शॉपिंग मॉल लोकेटेड इन मुल्तान, एक मॉल है जी मुल्तान के अंदर, हैज बीन विटनेसिंग लो टर्न आउट ऑफ कस्टमर्स। वहां पे कस्टमर की जो टर्न आउट है वो कम हो गया। जिससे दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? फुट फॉलिंग। क्या कहते हैं? फुट फॉलिंग। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जितने भी ये कैश एंड कैरीज हैं, कारफो है, जितने भी हैं, यहाँ पे फुट फॉलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। फुट फॉलिंग क्या होता है कि हमारे पास कितने कस्टमर इन हुए और कितने कस्टमर मतलब वहाँ शॉपिंग की, तो वहाँ पे सेल पर फुटफॉल चेक की जाती है कि हमारी सेल कितनी हुई। अगर मेरी फुटफॉलिंग कम हो गई है तो कस्टमर कम आ रहा है, कस्टमर कम आ रहा है तो सेल कम हो रही है, सेल कम हो रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, वो मुझे रेंट नहीं देंगे। आप सारे लोग हैं, आप सब लोगों ने मेरे मॉल में जो है वो एक एक दुकान रेंट पे ली हुई है। पहले जब मॉल शुरू हुआ था तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब टर्न आउट था, लोग आते थे, आप लोगों को अच्छी इनकम्स होती थी, आप लोगों ने मुझे रेंट भी प्रॉपर्टी टाइम पे दे देते थे। कोरोना आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने की वजह से एग्जांपल मैं रिलेट कर रहा हूँ इसके साथ, कस्टमर अब आते नहीं है, डाइन इन पे पाबंदी लगी हुई है, शॉपिंग सेंटर्स के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, तो अब क्या होगा? कस्टमर्स नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो आपके पास कैश फ्लोज नहीं होंगी, तो आप मुझे रेंट प्रॉपर्ली नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, या दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी? अच्छा फिर दूसरी बात होती है, अगर एक किसी बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है तो बिल्डिंग में सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। फिर देखा जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, क्या बरकत मार्केट में है या काना में है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि उसके इर्द गिर्द लैंडमार्क्स क्या हैं, यानी कि रोड के साथ है या रोड से पीछे है, और उसके इर्द गिर्द में क्या कोई 5 स्टार होटल 3 स्टार होटल मौजूद है या नहीं है।
फिर देखा जाता है वहां पे यूटिलिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं है, फिर देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है बैंक का। फिर इन सारे फैक्टर की बेसिस के ऊपर क्या होती है, आपकी बिल्डिंग की वैल्यूएशन होती है। अब अगर बिल्डिंग की वैल्यूएशन मैं करवाऊंगा तो मेरे फुटफॉलिंग ऑफ कस्टमर रिड्यूस हुई है, तो क्या बिल्डिंग की भी वैल्यू सेम निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़े बगैर देखूं तो यहां से पहली लाइन को पढ़ के मेरे जिम्मे दो रिस्क आते हैं, वो आपने बताने। मेरे माइंड में तो रिस्क हैं लेकिन आपने बताने आगे क्वेश्चन को पढ़ के। कहते एफएल हैज बीन ट्राइंग टू परसुएड इट्स टेनेंट्स फॉर नॉट वेकेटिंग देयर शॉप्स एंड हैव ऑफर्ड दैट दे पे 50% ऑफ द रेंट एंड पे रिमेनिंग अमाउंट व्हेन कंडीशन इंप्रूव। कहते हैं जी आपको 50% रेंट में वेवर दे देते हैं, जब हालात ठीक हुए तो आप 50% जो रिमेनिंग होगा वो भी आप पे कर दीजिएगा। सम ऑफ द टेनेंट्स हैव एक्सेप्टेड एफएल ऑफर्स and have formally negotiated a 2-year relaxation period। इस पूरे पैराग्राफ को एक दफा आप खुद पढ़ें और बताएं इसमें क्या क्या रिस्क मौजूद है। देखें, जो नजर आ रहा है वो एक रिस्क है, जो नजर नहीं आ रहे वो लिंक करना है, आपने कोरिलेट करना है इस सिचुएशन के साथ। लिखें, आप सोचें ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। काफी रिस्क है यहां पे, एक चीज को पढ़ के आपको काफी सारी यहां पे रिस्क नजर आएंगे। अच्छा, डेटर्स के अंदर तो इसका मतलब कि एक रिस्क क्या हो गया, डेटर की प्रोविनिंग का। प्रोविनिंग का क्या रिस्क है कि जिन कस्टमर्स ने ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की, अब देखें आप इसको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट है। जिन कस्टमर्स ने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की उनसे एक रिसीवेबल हमारा खड़ा होगा बुक्स के अंदर। एक तो उसकी इंपेयरमेंट का रिस्क है जी, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। एक उनके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का रिस्क है जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है फ्रॉम दोज टेनेंट्स हु हैज नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, तो जो उनसे रिकवरेबल है वो नहीं होना। दूसरी बात, जो फ्यूचर के अंदर हमने कहा है कि आप 50% अभी पे कर दें और 50% जब पे कर दीजिएगा जब आपको कंडीशन इंप्रूव हो जाए। एक तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि वो भी हमें पे ना कर पाए। अब देखें, रिस्क एक ही है लेकिन उसमें दो बिजनेस के रिस्क हैं। एक जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं जिन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की उनका रिसीवेबल, एक उनका रिसीवेबल जिन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और फ्यूचर के अंदर पेमेंट करनी है, वो आप वाली बात जो आप कर रहे थे। फिर इसमें एक और भी रिस्क है इसके साथ लिंक करके, अगर 2 साल के बाद पेमेंट करनी है तो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, नॉन करंट के अंदर जानी चाहिए। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो, मैनेजमेंट उनको क्लासिफाई कहां पे करे, करंट के अंदर कर दे, तो उनको करंट के अंदर क्लासिफाई भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैंने अगेन, जब तक आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे, आप लोग फ्रेश होकर क्लास में नहीं बैठेंगे तो आपको ये रिस्क नहीं समझ आएंगे। अब देखें, आप सोचने के लिए मैं टाइम क्यों देता हूं आपको कि आप लोग सोचें और सोच के आंसर करें। क्या ख्याल है? फिर इसमें एक और रिस्क है, वो बताएं। बिल्डिंग की इंपेयरमेंट का रिस्क है। बिल्डिंग की इंपेयरमेंट, या क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो यहां फेयर वैल्यू की जो मेजरमेंट है उसका रिस्क है कि जो फेयर वैल्यू है वो प्रॉपर्ली ठीक तरीके से मेजर हो या ना हो, क्योंकि वो जो एस्टिमेट्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, वो ठीक तरीके से अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, डेट इज अ रिस्क। अगर लैंड प्रॉपर्ली वेकेटेड है तो फिर उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी। अब एग्जांपल लें, जो ऑफिस सेंटर है, ऑफिस सेंटर आग लगने से पहले दुकानों की वैल्यू और थी, आज दुकानों की वैल्यू और है। पहले वो प्लाजा फुल 80-90% कैपेसिटी पे चलता था, अब वो प्लाजा 20% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो क्या आज की वैल्यू और आज से 2 महीने पहले की वैल्यू, आज से साल पहले की वैल्यू बराबर है? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि वहां पे रिस्क हुआ था, एक फैक्टर हुआ था, उस वजह से प्रॉब्लम बनी थी, आग लगी थी, वो प्लाजा जल के राख हो गया हुआ है, उसकी वैल्यू वो नहीं है अब। ठीक है जी, बात समझ गए आप जी? क्यों नहीं हो सकती? देखें, अगर वैल्यू कम हो गई है, देखें मैंने आज वैल्यूएशन के लिए बंदे को बुलाना है, आप देखें परचेसिंग पावर लोगों को कम हुई है, लैंड के रेट कम हुए हैं, मार्केट में रेट कम हो गया ना। अगर मैंने एक लैंड परचेज की थी 110 मिलियन की और आज उसका मार्केट में रेट है 90 मिलियन का, तो मुझे तो उसके ऊपर इंपेयरमेंट चार्ज करनी पड़ेगी ना।
देखें आपने लैंड लेके रख ली प्री कोविड, कोविड आया, आपकी लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो गई, लैंड के रेट कम हो गए, ईयर एंड दरमियान में आ गए, तो क्या आप उसकी पेमेंट चार्ज नहीं करेंगे या फिर लॉस चार्ज नहीं करेंगे? फिर लॉस तो चार्ज करना पड़ेगा। देखें मार्केट के साथ लिंक्ड है ना ये चीज। जी क्लियर हुई बात आपको या नहीं हुई? डन है जी। कौन सी? अच्छा अब देखें यहाँ पे एक चीज आप सबसे पहले ये नोट करें, उसने आपको ये नहीं कहा कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है, यहाँ पे उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो मैंने तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको कोविड की एग्जांपल दी है। अगर वो कहे कि कोविड की वजह से हो गया था तो फिर हम ये कहेंगे कि सिर्फ इस एक बिल्डिंग का इशू नहीं, फिर तो सारी बिल्डिंग्स का इशू है। देखना फिर इकोनॉमिक इशू बन गया ना। अभी हो सकता है उसका इंटरनल इशू हो, कस्टमर वैसे ही ना आ रहे हो, उसकी लोकेशन चेंज, लोकेशन जो थी वहां पे उससे बेहतर लोकेशन पे एक नया प्लाजा बन गया। फॉर एग्जाम्पल मेरा जहाँ पे लोकेशन थी वहां पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, मैं तो कुछ भी ज्यूम कर सकता हूँ, पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब एक मेन रोड पे प्लाजा बनना है, उन्होंने प्रॉपर पार्किंग के लिए जगह रखी है, लोग हमारे प्लाजा में आने से बेहतर समझते हैं हम उस प्लाजा में चले जाएं। आप लोग खुद इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ लिंक करें ना। आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? जहाँ पे इजीली पार्किंग अवेलेबल हो। जहाँ पार्किंग अवेलेबल नहीं होती वहाँ पे कस्टमर भी नहीं जाता। जब कस्टमर नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली फुटफॉलिंग रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे उसने नहीं पूरा रिस्क बताया कि क्यों फुटफॉलिंग कम हुई है, यही तो मसला है आई कैप का। आप अज्यूम सिंपल करें ना, फुटफॉलिंग रिड्यूस हो गया, सिर्फ आप इसके साथ बाकी फैक्टर्स को ना लिंक करें। अभी आपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को लिंक करना शुरू कर दिए, अगर वो बताए तो फिर आपने लिंक करना है। इतना ज्यादा फिर आगे नहीं जाना, बहुत आगे भी नहीं जाना, बहुत पीछे भी नहीं रहना, मिड वे में रहना है। ठीक है जी। कहते हैं एफएल हेड ऑफिस, आप पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। कहते हैं एफएल हेड ऑफिस वाज शिफ्टेड टू सेंट्रल लोकेशन इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। हमारा जो हेड ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। 2 floors of the building which were surplus to FL needs have been rented out to MM Limited which is owned by a director of FL। हमारा ऑफिस हमारी नई बिल्डिंग में चला गया, उसके अंदर 2 फ्लोर्स एडिशनल वेकेटेड पड़े हुए थे। उन 2 फ्लोर्स को मैंने कहा जी कि आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर भी हैं तो आपको 2 फ्लोर्स मिल गए जी, आप अपनी कंपनी वहां पे चलाना शुरू कर दें। रिलेटेड पार्टी, वेरी गुड। यहाँ पे पॉइंट आपने क्या निकाला? रिलेटेड पार्टी। और ये ज़हन में आपके क्यों आया? क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंट रिस्क में आपको ये चीज़ बताई हुई थी कि सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन के अंदर रिस्क होता है, जहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस हो। अभी तक जो बातें हो रही हैं कोई उससे उस सिग्निफिकेंट रिस्क के हट के हो रही हैं? नहीं हो रही है। तो सिग्निफिकेंट रिस्क हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जी MML प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विसेज। जो कंपनी है, जो रिलेटेड पार्टी है, जिसको 2 फ्लोर्स मैंने अपने बिल्डिंग के दिए हुए हैं, वो मुझे मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करके दे रही है। कहते जी कि MML प्रोवाइड्स मेंटेनेंस सर्विसेज टू वेरियस बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। जो हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। FL and ML have agreed that FL will not charge any rent for 2 floors in consideration for free maintenance of Multan shopping mall and the head office। ये प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम है। जो ट्रांजैक्शन हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, क्या उसको प्रॉपरली सर्विसेज के अगेंस्ट अमाउंट चार्ज हुई है या नहीं हुई? यहां पे आपके लिए क्या रिस्क है? आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन का रिस्क है विद रिलेटेड पार्टी। दूसरा रिस्क क्या है? देखें एक रिस्क तो सामने नजर आ जाता है ना, वो उसके तो मार्क्स कम है। असल जो रिस्क होता है उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। दोबारा पढ़े। जी अरबाज, क्या रिस्क नजर आता? और जब आपने माइंड में सोचना है द रिस्क को, तो सबसे पहले आपके ज़हन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मेन रिस्क तो आपको बता दिया जाता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिस्क होता है वो आपको नहीं बताया जाता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो कह रहा है ना, वो तो कह रहा है वो तो हम चार्ज ही नहीं करते। जब चार्ज ही कुछ नहीं करते तो ऑफसेटिंग किस बात की? सोचे ना। मैं आप रिक्वायरमेंट तो नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपके पास एक क्वेश्चन में रिस्क एक आपको ऑडिट के स्टैंडर्ड में से मिलेगा और सम हो कुछ रिस्क आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन की वजह से भी मिलेंगे। सो व्हाट इज द मेन रिस्क हियर?
देखिए ये चीज आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन से लिंक होगी। मुझे एक चीज बताएं, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसके दो पार्ट हैं, एक ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी है वहां पे क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है या नहीं आता? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आइदर इट इज ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या बना दे, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बना दे। हो सकता है पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या बना दे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना दे। तो यहाँ पर 3 फ्लोर जो है वो ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और 2 फ्लोर्स क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इफ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एक ही बिल्डिंग है, एक ही फ्लोर है, वहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या ये ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो ये क्लासिफिकेशन का इशू यहां पे नजर आता है। नहीं समझ आई बेटा? ये अकाउंटिंग पढ़ लें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लें, वरना बड़ा मुश्किल हो जाना है पेपर। समझ आ गई जी? यहां पे कितने रिस्क निकले? 2। पहला रिस्क क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एट आर्म लेंथ है या नहीं है। दूसरा रिस्क क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्लासिफिकेशन ठीक है या नहीं है। आपने लिखना इस तरीके से ही है जिस तरह से हमने डिस्कस लास्ट टाइम किया था कि मैंने अकाउंट सब चीजों को एक्सप्लेन करना है। आप यहां पे जब तक बिजनेस सिनेरियो को, जब तक क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो है उसको आप अपने क्वेश्चन में लिंक नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। सिर्फ ये नहीं कहना कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिस्क मौजूद है। आप यहाँ पे लिखेंगे एज इन दिस केस 2 ऑफ द फ्लोर आर रेंटेड टू द रिलेटेड पार्टी एंड 3 फ्लोर्स आर ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सो देयर इज अ रिस्क कि जो क्लासिफिकेशन है वो ठीक तरीके से क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हुई है या नहीं हुई। अब अगर आपसे ये सवाल आ जाए, इसी के साथ सवाल बल्कि है कि इसके ऊपर आप ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे, तो आपके ज़हन में क्या सवाल आना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है IS 40 की रिक्वायरमेंट आपके ज़हन में होनी चाहिए, तभी आप प्रोसीजर बनाएंगे ना कि IS 40 क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में, कि क्या वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है या नहीं है। अगर आइडेंटिफाइबल है तो उसको आप सेपरेटली 2 प्रॉपर्टीज के प्रोपोर्शन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ता है मेजर पार्ट किसका है। अभी मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना याद नहीं है, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया, इस तरह की बातें वहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात आपको? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए बेसिक। कौन कौन से? IS 1, 10, IS 10 हो गया, 12 हो गया, 16, फिर आपका 24, फिर 36, 38, 37, 40, ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए। IFRS 15, 9 और 16, 3 ये स्टैंडर्ड और बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं एटलीस्ट आपको ये अच्छे आने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है बात जी? लिख देता हूं IS 1, 10, 12, 16, 24, 36, 37, 38, 40 एंड 41। और IFRS की जो एडिशन है उसमें 15, 16 एंड 9। एटलीस्ट आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। पिछला पेपर अगर मैं बताऊं आपको तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से, इसमें से और इसमें से, तीनों में से सवाल आया हुआ था। IFRS 15, 16 और 9 तीनों की टेस्टिंग हुई हुई थी। ये आप ग्रुप अकाउंट के साथ हुई हुई थी। 16 के ऊपर अलहदा 10 नंबर का सवाल आया हुआ था, 9 के ऊपर भी 10 नंबर का अलहदा सवाल आया हुआ था। और जनरल बताऊं, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता था तो आप 0 नंबर लेके आएंगे वहां से, क्योंकि यहां पे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के प्रोसीजर उसने पूछ लिए थे। अब आपको कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का पता ही नहीं होगा तो आप इसके प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर सकेंगे। आपको अगर सेल एंड लीज बैक का नहीं पता कि सेल एंड लीज बैक करते हैं तो उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, तो फिर आप सेल एंड लीज बैक IFRS 16 के मुताबिक नहीं कर सकते। आपको अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नहीं पता कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सर्टिफिकेशन किस तरीके से होती है, कंट्रोल किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो अगर आपको रेवेन्यू के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता तो आप 10 से 12 नंबर यहां पे भी लूज करते हैं। तो इन शॉर्ट इन 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 40 मार्क्स का पेपर था। आप बताएं कि कितनी जरूरत है इसको करने की। फिर सम टाइम क्या होता है 12 में से आपको रिस्क के साथ लिंक कर देता है। डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया हुआ है एंटिटी ने, प्रोसीजर बताएं क्या होंगे। अब देखें, अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही रिक्वायरमेंट नहीं पता तो आप ऑडिट में क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे आप, नहीं, अकाउंटिंग के नहीं लेके जा सकते। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, अगर आप लोगों का जैसे आपका अकाउंटिंग का पेपर पास है
तो आप जो उसकी समरीज होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एटलीस्ट उनको रिवाइज कर लें। जो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं इन्होंने तो इंशाल्लाह अभी अटैम्प्ट लेट है, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग या पढ़ रहे हैं या पढ़ लेंगे, ठीक है जी। और अगर जब जो चीज़ें मैं जहाँ क्लास में बता दूँ एटलीस्ट उनको आप अच्छे तरीके से समझ लिया करें, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि ये लिंक्ड हैं सारी चीज़ें सारी आपस में, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे आपका जो 4th नंबर पॉइंट है, कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर। 4 हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया। द प्रोजेक्ट आर इन वेरियस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। प्रोजेक्ट्स क्या है जी, मुख्तलिफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मौजूद हैं। अबाउट 70% ऑफ द अपार्टमेंट्स हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड। आपके जो 70% अपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या हो गई, बुकिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ये अक्सर औकात आपने देखा होगा, वो मार्केटिंग एजेंसीज टीवी पे कहते होती हैं कि ऑलरेडी 90% बुकिंग हो चुकी है, 10% प्लाट अवेलेबल हैं, 80% बुकिंग हो चुकी है, 20% प्लाट अवेलेबल हैं। आप आएँ और फौरी तौर पर जाके जो है ना ले लें, ये ना हो कि आप इस शरफ से महजूज ना हो सकें, ठीक है। तो आपको एक ब्लैकमेल किया जाता है, एक आपको डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स के थ्रू आप तक एक मार्केटिंग होती है। तो यही वो कह रहे हैं कि 70% प्लाट जो हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। FL ऑफर डिफरेंट टर्म्स टू इस कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन विच ऑप्शन दे चूज, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जो आपके रेवेन्यू की स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि पॉइंट इन टाइम और ओवर द टाइम। अगर तो मेरी एक बिल्डिंग बन चुकी है, उसमें फ्लोर्स तैयार हो चुके हैं, तो मैंने अगर उनका कंट्रोल दे दिया उनको, तो दैट इज़ पॉइंट इन टाइम। जो बंदा कस्टमर आया उसको मैंने बना बनाया फ्लैट दे दिया। और अगर मैंने किसी के बिहाफ पे कंस्ट्रक्शंस करके दे रहे हैं, तो फिर उस केस में ओवर द टाइम हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे और ओवर द टाइम हमारा रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए 2 तरह के मेथड होते हैं, एक इनपुट मेथड होता है और एक आउटपुट मेथड होता है। इनपुट के अंदर कॉस्ट के बेसिस पे चला जाता है, आउटपुट के केस में आपके जो रेवेन्यू की होती है अमाउंट्स उसकी बेसिस पे चला जाता है। अब यहां पे क्या रिस्क है, अगर एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें क्या रिस्क है? और रिस्क क्या है कि क्वांटिटी ने क्या किया होगा, रेवेन्यू में रिकॉर्ड कर लिया होगा। 70% बुकिंग हो गया तो उन्होंने 70% के अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। हालांकि होना क्या चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का पार्ट होना चाहिए, जो अगर एडवांस आपने किसी कस्टमर से ले भी लिया है तो उसके रिकॉर्ड के साथ होना चाहिए ओवर द टाइम। जैसे जैसे उसको ट्रांसफर होता जाए कंट्रोल, तो साथ साथ उसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होना चाहिए। IFRS 15 की इंप्लीकेशंस ये यहाँ पे रिस्क है। और क्या रिस्क हो सकता है यहाँ पे? कॉस्ट जो आ रही होगी हमारा भी वर्क इन प्रोसेस में है, तो वो हो सकता है कंप्लीट सही ना हो, या ना कैपिटल क्या चीज, जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं हो सकता है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड ना किए हों, देयर कुड बी अ रिस्क, हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। इसमें ये हो सकती है जैसे इनमें लिखा हुआ है कि FL ऑफर डिफरेंट टर्म्स टू कस्टमर डिपेंडिंग अपॉन व्हिच ऑप्शन दे चूज। और कस्टमर ऑप्शन अपनी चेंज करना चाहे बाद में, तो उसके बेस पे ऑप्शन क्या चेंज करेगा इसमें? मतलब फ्लैट अगर कोई एक में मिल रहा है इस प्राइस पे, लेकिन कस्टमर कहता है नहीं मुझे अब ये चाहिए, तो वो जो ऑप्शन की शिफ्टिंग है उसका कुछ बन सकता है प्रोविजन जैसे? देखो नहीं, इसमें डिपेंड करता है कि क्या मतलब ये पॉइंट आ सकता है, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन के अंदर उसको थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा किया होता तो ऑप्शंस को उसने मैक्सिमम यहाँ पे यही लिंक किया हुआ है कि कई कस्टमर आते हैं, वो आते हैं बने बनाए मकान मुझे दे दें, और कई कस्टमर्स आते हैं जो हम आपको मुख्तलिफ टर्म्स क्या हो सकती हैं कि आपको मैं कहता हूँ आपको मैं 4 ईयर्स का प्लान है, आपका 3 ईयर्स का प्लान है, इनका 2 ईयर का प्लान है, मेरा 1 ईयर का प्लान है। अब ये ऑप्शंस है ना मेरे पास। अब मैंने अगर 3 ईयर्स का प्लान लिया हुआ है तो मैं 3 ईयर्स की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उस हिसाब से रिसीव करूँगा। तो मैंने आपके साथ जो रेवेन्यू है मेरा वो 3 साल पर रिकॉर्ड होना चाहिए, इनके साथ जो है उसको 2 साल पर रिकॉर्ड होना चाहिए, इनके साथ जो है 1 ईयर पर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि 1 साल पे है ना। देखें डिफरेंट टर्म्स है ना, डिफरेंट टर्म्स क्या हो सकती हैं, किसी को 5 साल का टर्म, किसी के साथ 5 साल की डील है। अब वो 5 साल का जो रेवेन्यू मार के तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ये मैं करूं कि मैं अकाउंटिंग रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दूं और मैं अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर दूं, ये तो नहीं करूंगा। फिर होना क्या चाहिए, पहली एंट्री होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर उस केस में जितना जितना आपका एलिमेंट ट्रांसफर होता जाए उस हिसाब से आप अपना उधर से रिसीवेबल बुक करते जाएं, इधर से आप अपना लायबिलिटी को रिड्यूस करते जाएं। समझ गए बात को? तो इस तरह आपकी अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो ये आपको जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS 15 पता होगा तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। डिफरेंट टर्म्स से मुराद ये है 4 साल 5 साल।
कहते द बालकनी ऑफ वन ऑफ द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड इन 2012 फेल ऑफ। उस पर कोई भारी भरकम बंदा चढ़ गया होगा, वो फिर जब बालकनी में गया तो बालकनी गिर गई। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बालकनी गिरी है, ठीक है, लेकिन बालकनी जो है वो गिर गई है। बालकनी समझते हैं ना, टेरेस। उसकी वजह से क्या हुआ, सिवियरली इंजरिंग 3 पर्सन। कुछ नीचे लोग थे, कुछ ऊपर खड़े थे। जो नीचे थे वो भी जख्मी हो गए, ऊपर वाला बंदा भी जो था वो भी जख्मी हो गया। अब पता नहीं वो कितना भारी भरकम था, ये भी पता नहीं है, उसने क्वेश्चन बताया नहीं है। ये बता देता तो आसान हो जाती जिंदगी। द न्यूज सफर्ड इन द मीडिया एंड काज severe criticism on FL and a show cause notice was also received by FL from a regulatory authority। 3 काम हुए, बालकनी गिरी है, लोग जख्मी हुए हैं, मीडिया पे खबरें चली हैं, हमें नोटिस आ गया है। 4 फैक्टर्स है ना। अब सोचें क्या क्या होगा यहाँ पे। वेरी गुड, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया जी। रेपुटेशनल लॉस हो गया, लीगल केस की प्रीमियम हो गई, और इम्पेयरमेंट ऑफ बिल्डिंग जिनसे रिसीव करना है। गुड, ये भी डाल सकते हैं पॉइंट कि अगर मेरा वहां से कोई रिसीवेबल था तो नहीं मिलेगा जी। मेरा एक तरह से लिंक ही बन रहा है, लिंक हो गया, नहीं बन रहा। एडवांस अगर किसी कस्टमर ने बुकिंग के लिए दिया तो वो अपना किसी न्यूज़ के बेस पे। लेकिन क्वेश्चन 2012 और जी हम हैं इस वक्त 2018 में, उस बिल्डिंग में तो कोई ऐसा बंदे नहीं होना। रेपुटेशनल लॉस जो हो गया वो इससे लिंक हो जाता है ना, वो मेरे फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं उसकी वजह से, रेपुटेशनल लॉस की वजह से। ये आ सकता है कि कंट्रोल उस स्पेसिफिक नहीं कि बिल्डिंग को हम लोग लाइक इंपेयरमेंट होनी चाहिए थी या देख। इंपेयरमेंट का पॉइंट रेस किया ना, बिल्कुल ठीक है, इंपेयरमेंट आ सकती है, इंपेयरमेंट का रिस्क मौजूद है। जब बिल्डिंग गिर गई है तो हो सके बाकी पोर्शन भी ठीक ना हो तो आप उसकी इंपेयरमेंट काट करें। इसलिए तो बताया मैंने 12 में बनी। इसके अलावा ये भी हो सकता है ना कि हम इनके कंट्रोल पे कम इसकी बेस पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंट्रोल होना चाहिए ना कि बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है। देखें, इट डिपेंड्स कि ये सिचुएशन क्या है, ये क्यों। मैंने वो बताया ना कि भारी भरकम बंदे खड़े होने की वजह से गिर गई है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ा तो गिरी है। या इसमें अगर आगे चलते हैं, आगे कहता है कि FL मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट द कंस्ट्रक्शन वाज अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ये जो आपका सवाल था, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर स्टैंडर्ड पे हुई है, एंड द रेजिडेंट हैड मेड सम मॉडिफिकेशन व्हिच कॉज दिस इंसिडेंट। कस्टमर ने अपने पास से मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। तो क्या कंट्रोल वाला पॉइंट आपको फिर यहाँ पे आता है कि जब मैनेजमेंट, आप DHA में आप घर बनाएंगे तो उनकी इंस्पेक्शन टीम आती है, जब तक वो आके प्रॉपरली एक एक चीज़ कोई मेजरमेंट ठीक तरीके से टेस्ट ना कर लें उसके तक आपको पास ऑन ही नहीं करते, वो उसका कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त भी नहीं देते। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 फुट की बालकनी रखनी थी, आपने 2.5 फुट की रख दी तो ये पूरी गिरा दो। आपने टंकी बनानी थी 6 फुट की, उस आपने टंकी बना दी 6.5 फुट की, उन्होंने कहा गिरा दो। आपने पिछले साइड डोर नहीं रखा, उसने कहा पूरी बिल्डिंग गिरा दो। आपने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे, उसने कहा सबको खत्म कर दो। तो पहले नक्शा पास होता है, उसमें सारी बातें होती हैं, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें फिर ये चीज़ अकाउंट फॉर होती है, फिर उनकी इंस्पेक्शन होती हैं, फिर जाके वो चीज़ कंप्लीट होती है। बट इसकी वजह से हमारा अकाउंटिंग के कंट्रोल्स का कोई खास लिंक नज़र नहीं आता। अगर इस ये मैटर होता है, इस अकाउंटिंग के ऊपर क्या होगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना इस वजह से, या अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे भी आ रही है। देखें ओवरऑल एक इस फैक्टर की बेस पे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे कंट्रोल एनवायरनमेंट ही वीक होंगे, हो सकता है दिस इज वन ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं कंट्रोल पर रिलाई नहीं कर सकता। लेकिन अगेन सिवियरिटी ऑफ मैटर, मटीरियलिटी के साथ लिंक करके चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती, ठीक है जी। क्लियर होगी बात आपको। क्या क्या रिस्क हुए फिर आखिरी केस में। चलें 1 by 1 शुरू करते हैं जी। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या रिस्क थे जी, जरा रिवर्स चलें। फर्स्ट में क्या क्या था जी, पहला रिस्क था जी कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल, इसका रिस्क है। दूसरा इसमें क्या रिस्क था जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP। ठीक है जी। तीसरा क्या रिस्क है, क्या चीज, जो पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है उसकी क्या थी, इम्पेयरमेंट ऑफ ओल्ड ERP। और क्या रिस्क है जी, आगे चल दूसरे पॉइंट में आ जाए आगे।
दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे थे जी? जी जी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ERP, जो न्यू इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्रॉपर हुई है, उसमें जो फॉलो करने थे स्टेप्स वो ठीक तरीके से फॉलो हुए नहीं है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं हुई, सिस्टम की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट नहीं हुई, कंट्रोल ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुए, डाटा माइग्रेशन ठीक तरीके से नहीं हुई, एज स्टडी ठीक तरीके से नहीं हुई, फंक्शनल डिजाइन ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो दैट इज द इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ERP। तीसरा इसका इम्पेयरमेंट ऑफ ओल्ड ERP, जो पुराना सिस्टम लगा हुआ उसकी बुक्स में वैल्यू तो खत्म हो जानी चाहिए ना, अब यूजेबल नहीं है तो फिर जीरो कर दो उसको। मैं पढ़ाऊंगा आपको, बुक में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अब सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, देखें सिस्टम जब लगता है ना तो सिस्टम के अंदर सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन के कंट्रोल्स होते हैं। कैफ में ये आपके जो चैप्टर नंबर 5 है ना IK की बुक का, अगर आप लोगों ने साल पहले पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा, उसमें प्रॉपरली जनरल IT कंट्रोल्स और IT एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन है। तो जनरल IT कंट्रोल्स के अंदर वन ऑफ कंट्रोल इज सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट के कंट्रोल। आप सिस्टम की डेवलपमेंट होती है किस तरीके से, हम इसको डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, सिस्टम डेवलप किस तरह से होता है। अब जब सिस्टम डेवलप, आप फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक अच्छा सिस्टम, ये आपकी सारी टीम है, क्लास में जितने लोग बैठे हैं आपकी टीम है, ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है सिस्टम जो आप लगवाना चाहते हैं, तो क्या ये काम करेंगे? तो मतलब क्या हुआ कि आपने सिस्टम की स्टडी ठीक तरीके से करवाई नहीं है, यूजर्स को आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो क्या सिस्टम चलेगा? क्या आपको डिजायर रिजल्ट देगा? जब डिजायर रिजल्ट नहीं देगा तो क्या आपका उसमें यूटिलिटी बनी? नहीं बनी, तो क्या सिस्टम, क्या कंपनी ठीक तरीके से चल पाएगी? रिकॉर्ड ही कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ, आपने ट्रेन करना था अपनी टीम को, आपने टीम को ट्रेन ही नहीं किया, यूजर से एक्सेप्टेंस ही नहीं ली उसके ऊपर, तो क्या यूजर उसको ऑन करेंगे सिस्टम को? नहीं करेंगे। समझिए बात को, ठीक है जी। तो बिजनेस की रनिंग स्मूथनेस और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जब अचीव नहीं हो पाएंगे तो बिजनेस रिस्क जाके क्रिएट होगा, जब बिजनेस रिस्क क्रिएट होगा तो कई ऑडिट रिस्क को जाके जनरेट करेगा। समझिए बात को जी। वो तो डाटा माइग्रेशन है ना, आपकी ओल्ड सिस्टम में डाटा पड़ा हुआ था वो न्यू सिस्टम में जाना चाहिए था, जब सिस्टम नया इंप्लीमेंट हो गया, तो आपने अगर डाटा माइग्रेशन ठीक तरीके से की नहीं है तो फिर आपके पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं दैट आर नॉट रिलायबल। आप उन पर रिलाय कर सकते हैं, आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते। दैट इज वन ऑफ द रिस्क। जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर आप रीजंस लिखेंगे, दैट आर द रीजंस, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिस्क है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पॉइंट 4 नंबर में क्या है जी, रिस्क कौन कौन से हैं बताएं जी जरा। क्या है जी? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ऑफ रिसीवेबल। इसके अंदर फिर आप दोनों पॉइंट लिखेंगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ क्या डील होनी है और जिनके साथ हमारा वो नहीं हो सका, यानी कि जिन्होंने हमारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, उनको किस तरह से डील करना, उनके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है। इसी में इसी दूसरे पॉइंट में 5वां रिस्क क्या है जी? फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आगे क्या है जी? क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आगे क्या है जी? आगे 3 नंबर पॉइंट है, इसमें क्या क्या रिस्क है जी? हाँ सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड एक नया पॉइंट बनेगा, आप पहले लिख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीवेबल। इन नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। इसमें एक और रिस्क भी हो सकता है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं इसलिए बताऊंगा नहीं अभी यहाँ पे आपको। अगर मैं इसमें एक प्रैक्टिकली ऑडिटिंग में देखूं तो फिर यहाँ पे जो रिस्क है वो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल है और आपका मार्कअप इस पे चार्ज नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपनी मार्केट रेट के ऊपर इक्वलाइज करने के लिए डिस्काउंट करना पड़ता है। वो भी यहाँ पे रिस्क इस लेवल पे आप टेस्ट भी नहीं होना, लेकिन एनी एक वो भी रिस्क मौजूद है यहाँ पे, हो सकता है। ठीक है जी, नहीं समझ आया पॉइंट का? करेंसी की डिवैल्यूएशन अगर फॉरेन आपका है, अब उसी वजह से डिस्काउंट करना पड़ता है ना। देखें ना, इन्फ्लेशन है, वही फैक्टर्स हैं, आप मार्कअप चार्ज नहीं कर रहे, मार्केट टर्म्स पे आपने नहीं लिया हुआ, लॉन्ग टर्म के अंदर आपने रखा हुआ है, तो फिर आपको क्या करें, उस पर प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करें और डिफरेंशियल जो आप इनल में चार्ज करें, आप वो नहीं कर रहे, तो दैट इज द रिस्क।
कि वो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नॉन क्रेडिट में करने के बाद उसकी डिस्काउंटिंग ठीक तरीके से ना हो। फिर दूसरा इसमें रिस्क और रिस्क है कि फिर जिनकी करंट मैच्योरिटी होनी चाहिए थी कैलकुलेट, वो ठीक तरीके से कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई, तो क्लासिफिकेशन के अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। जी, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो अनऑर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, और वो नहीं था इसमें इशू, वो फोर्थ में है, सॉरी जी वो थर्ड पॉइंट में है, ये थर्ड पॉइंट का रिस्क है, थर्ड पॉइंट का ये रिस्क है, जो क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट है उसका रिस्क है ये क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट में और दूसरा रिस्क क्या था जी? रिलेटेड पार्टी की आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। आगे चलें, आगे रिस्क क्या है जी? 9 नंबर क्या है जी रिस्क? 9 नंबर रिस्क है आपका 4th नंबर पॉइंट के अंदर। हाँ जी बोलें। IFRS 5 या 15? IFRS 5 15 की कौन सी इम्प्लीमेंटेशन? रेवेन्यू रिकग्निशन का पॉइंट है ना, IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन। सही लिखना है प्रॉपर, वरना नंबर नहीं मिलना। रेवेन्यू रिकग्निशन देखें, आपकी असेसमेंट आपकी हेडिंग्स और आपके मेन पॉइंट्स की बेसिस पे होती है। अगर आपने हेडिंग ही गलत लिख दिया है तो आपको बीच में से नीचे थीम पड़ेगी नहीं, भी आपने लिखा हुआ क्या, ऊपर से गलत कर देगा। आपने उसको अट्रैक्ट करना है कि आपका क्वेश्चन आगे पढ़े। और लिटरली कई पेपर ऐसे होते हैं जिसका आप मतलब शुरू करते हैं पढ़ना तो आपको दिल करता है कि आगे पढ़ूँ उसका पेपर, और कई ऐसे पेपर होते हैं शुरू करते हैं आप दिल करते हैं यार मुझे क्रॉस ही कर दूँ, नहीं सीक्वेंस ही नहीं मान रहा होता, लिंक ही नहीं मान रहा होता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रही होती। ठीक है जी, तो फिर क्या हुआ जी? IFRS 15 के अंदर रेवेन्यू रिकग्निशन का इशू हो सकता है। और क्या था जिसमें? कौन सा? वो तो ये लिख लिया ना रेवेन्यू रिकग्निशन। और अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज की किस तरह? बस इसमें एक ही रखो जी, बस एनफ है इसमें, बस ठीक है, वो ज़्यादा ना इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहते आखिरी पॉइंट 5वें में क्या है जी इशू? प्रोविजन एंड लिटिगेशन। और 11 नंबर इम्पेयरमेंट ऑफ बिल्डिंग और वो उसके साथ कवर कर लेना। इसके अलावा रिसीवेबल, इसमें वो तीनों पॉइंट कर लेना जी। सर इसमें जो एक ये पॉइंट है कि शो कॉज नोटिस है किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, हाँ तो वो रेपुटेशनल रिस्क। हाँ जी, तो इसमें सर किसी किस्म का फाइन या पेनल्टी का भी हो सकता है? तो रेपुटेशनल रिस्क के आगे ना वो फाइन एंड पेनल्टीज यहाँ पे आगे ना प्रोविजन लिटिगेशन के अंदर, या प्रोविजन लिटिगेशन हमने लिख दिया उसमें सारा कवर। रेपुटेशनल रिस्क ये आपका एक पॉइंट है जी। ये टोटल 12 रिस्क हैं इसमें। कितने रिस्क हैं? 12 रिस्क हैं। अब देखें, अब इसके ऊपर आपसे क्या कह रहा है जी? डिस्कस द ऑडिट रिस्क, वर्ड पे फोकस करना है, डिस्कस करें। यू हैव नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई द रिस्क, यू हैव टू डिस्कस द रिस्क, व्हाई दिस इज द रिस्क। देखें मैं आपको भी बात करता हूं कि आपने व्हाई का आंसर करना है कि रिस्क क्यों है, एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क। आपने क्या करना है जी? इसके ऊपर रिस्क के अगेंस्ट आपने प्रोसीजर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, बट कौन से प्रोसीजर? की ऑडिट प्रोसीजर्स। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर पे इसके बारे में गाइड करूं। देखें, प्रोसीजर्स ये भी होते हैं कि मैं क्लोजिंग बैलेंस को जाके जीएल से मैच कर लूं। प्रोसीजर ये भी होता है कि मैं एडिशंस को वेरीफाई कर लूं। प्रोसीजर ये भी होते हैं मैं क्लोजिंग बैलेंस को भी वेरीफाई कर लूं। बट की ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? की ऑडिट प्रोसीजर्स वो होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ईसीएल की, तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें मैनेजमेंट का क्या प्रोसीजर है अपनी प्रोविजंस को रिकॉर्ड करने का, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स क्या हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखें, आप ऊपर लेवल पे चले गए, आप छोटे प्रोसीजर्स पे नहीं जाएंगे। आपने वो प्रोसीजर लिखना है, आपने टोटल कितने लिखने हैं? 3 से 4 प्रोसीजर्स लिखने हैं।
तो आपको कोशिश क्या करनी पड़ेगी कि 2 से 3 प्रोसीजर्स को इकट्ठा करके एक प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, और अच्छे प्रोसीजर ऐसे लिखने पड़ेंगे जो उसकी थीम हो, उस स्पेसिफिक सिनेरियो का थीम हो। ECL की वर्किंग किसी बच्चे ने देखी है कि किस तरह से होती है? नहीं देखी। अब उसमें होता क्या है कि आपके पास 2-3 अप्रोचेज होती हैं। एक आपके पास होती है 12 मंथ मॉडल के नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड में आपको कोई इसमें नजर आ रही है परवीन, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें। मैं बड़ी जनरल वे में और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और मैं बैंक हूं। मैंने आपको क्या दिया हुआ है? क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है। मेरी क्लास में जो कुछ बच्चे बैठे हैं ये सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, कुछ बंदे बिजनेस करते हैं। एक ये कैटेगराइजेशन होगी। एक कैटेगराइजेशन ये होगी कि मेरी क्लास में कोई 30 साल के उम्र के लोग बैठे हैं, कुछ 60 साल की उम्र के लोग बैठे हैं, कुछ 50 साल के लोग बैठे हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। मैं कैटेगराइज करना चाह रहा हूं ना अपने पोर्टफोलियो को। आप देखें फिर क्या होगा, मुझे अपने इसी तरह से डिफरेंट इनकम की बेसिस के ऊपर, डिफरेंट टर्म्स की बेसिस के ऊपर जो मेरा पोर्टफोलियो उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। फिर उस केस में मैं क्या करूंगा? लॉस गिवन डिफॉल्ट, LGD, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, और 2-3 रेशोज निकलती हैं, वो निकाल कर उसकी बेसिस पे मैं देखूंगा कितनी एक्सपेक्टेड है ये जो है इसमें डिफॉल्ट होने के चांस है। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है कि 1% ट्रेंड है डेथ्स का। जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं उनमें 1% लोग मर जाते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में नसीब जगह दे जी जो बेचारे फौत हो जाएं, लेकिन 1% लोग जो हैं वो उनकी डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट 1% है। अच्छा, मैं कहता हूं कि ठीक हो गया, 1% ये होगी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे एक्चुअली कहता है कि 2% इस साल होने के चांस है कोविड की वजह से। अब मेरी प्रवीण कितने % होनी चाहिए? एक जनरल वैसे पूछ रहा हूं, 2% तो एटलीस्ट प्रवीण होनी चाहिए ना बुक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना फिर आपको ना एक होता है आपकी जो 12 मंथ अप्रोच होती है, आप अगले 12 महीनों को सिर्फ फोरसी कर रहे होते हैं कितने नेक्स्ट 12 मंथ पीरियड के अंदर जो है ना वो आपके डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। उसकी एक डिफरेंट रेशियोज होती है, डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं, वो आगे जाके आप डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है लाइफ टाइम मॉडल। लाइफ टाइम मॉडल क्या होता है कि आप उसकी ओवर द लाइफ उसको देखते हैं, जिसमें कि मतलब उसके अंदर कोई प्रोविजन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल डेटर्स हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगती है। इसमें हम करते हैं पिछले 2-3 साल की एजिंग लेते हैं, उस एजिंग की बेसिस के ऊपर हम हिस्टोरिकल लॉस रेट निकाल लेते हैं। उस एजिंग के अंदर कैलकुलेशन होती है, एक उसमें पहले एज बकेट में बैलेंस था, फिर दूसरी एज बकेट में गया, फिर तीसरी एज बकेट में गया, फिर चौथी एज बकेट में गया, तो वो इस किस तरह से कैलकुलेट होता है, वहाँ से एक हिस्टोरिकल लॉस रेट निकलता है। हिस्टोरिकल लॉस रेट के अंदर फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स को ऐड किया जाता है। फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? GDP ग्रोथ रेट आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स आपके, फॉरेक्स के जो रेट्स होते हैं वो, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इनकी बेसिस के ऊपर क्या किया जाता है। अच्छा, फिर उसमें जो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स होते हैं ना उसको हिस्टोरिकल लॉस रेट में ऐड किया जाता है। उसकी बेसिस के ऊपर आपकी जो है ना वो एक रेट निकलता है जिसके अंदर आपके एक हिस्टोरिकल लॉस रेट में फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर का एलिमेंट इंक्लूड होता है, तो आपके एक लॉस रेट निकलता है जिसकी बेसिस पे आपकी प्रीमियम की अमाउंट निकलती है। अब देखिए ये सारी कैलकुलेशन के मैकेनिज्म है। अगर आपको कैलकुलेशन का मैकेनिज्म पता है तो फिर आप उसका प्रोसीजर सही डिजाइन कर पाएंगे। आपके प्रोसीजर क्या होंगे कि हम वर्किंग चेक करेंगे हिस्टोरिकल लॉस रेट की क्या वो ठीक तरीके से कैलकुलेट किया है मैनेजमेंट ने या नहीं किया, क्या उस कैलकुलेशन करते वक्त मैनेजमेंट ने कंट्रोल ठीक तरीके से अडॉप्ट किए हुए थे या नहीं किए हुए थे। फिर क्या प्रोसीजर हो सकता है कि जो फॉरवर्ड लुकिंग फैक्टर्स हैं, जो GDP ग्रोथ रेट का इंपैक्ट लेना है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल का इंपैक्ट लेना है प्रीमियम के ऊपर, जो मोर्टेलिटी रेट का इंपैक्ट लेना है, क्या वो ठीक तरीके से उस पर इंपैक्ट लिया गया या नहीं लिया गया। फिर आप कहेंगे कि हम कैलकुलेशन को चेक करेंगे कि जो कैलकुलेशन ओवरऑल थी या जो मेरे कस्टमर पोर्टफोलियो था उसको ठीक तरीके से कैटेगराइज डिफरेंट सेगमेंट्स में किया गया या नहीं किया गया। हर डिफरेंट सेगमेंट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर उसकी प्रीमियम निकलनी है। तो ये जब तक आपको IFRS 9 की स्केल मॉडल का नहीं पता होगा तो आपको क्या प्रोसीजर्स पता होंगे? नहीं होंगे। तो इसका हल क्या है? मैंने आपको प्रोसीजर्स भेज दिए हैं ग्रुप के अंदर। वैसे नॉट रिकमेंडेड होते हैं मेरी तरफ से कि मैं बड़ा डिस्करेज करता हूं कि आप प्रोसीजर्स याद करें, क्योंकि आप इस लेवल में मौजूद हैं कि आपको प्रोसीजर डिज़ाइन करने आने चाहिए। क्योंकि अब पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स में वो रिपीटेटिव प्रोसीजर्स के ऊपर नहीं जा रहा, अब वो नए प्रोसीजर्स पूछ रहा है। क्यों? नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हमारे इंप्लीमेंट हुए हुए हैं, तो उसके ऊपर तो किसी ने प्रोसीजर डिज़ाइन भी नहीं किए होंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिस पे आपको प्रोसीजर्स डिज़ाइन करने खुद आने चाहिए। अब मैंने आपके सामने बैठे बैठे बता दिया, सॉरी खड़े हुए बता दिया कि कौन कौन से प्रोसीजर किस तरह से डिज़ाइन होने हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में आ जाता है NRV का रिस्क है, तो NRV के ऊपर क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइसेस हैं वो ठीक तरीके से सिलेक्ट हुई हैं या नहीं हुई, जो एसेट है वो क्या फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये इसको टेस्ट करेंगे। फिर हम क्या टेस्ट करेंगे? जो कॉस्ट के कंपोनेंट हैं वो ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट हुए या नहीं हुए।
NRV कैलकुलेशन में मैनेजमेंट के कंट्रोल जो थे वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट थे या नहीं थे। तो ये 3-4 प्रोसीजर बन गए आपके। सब्सिक्वेंट ईयर इनकी सेलिंग प्राइसेस के साथ कंपेयर करेंगे, वो तो सेलिंग प्राइसेस में कवर हो जाता है ना। वही प्रोसीजर है, देखें और प्रोसीजर क्या होने हैं। मैं आपसे पूछूं, मैं अगर आपको कहता हूं कि भाई ये एक मैंने चिकन कढ़ाई बनाई है, इसको ऑडिट करके दें, तो आप किस तरह करेंगे? यार इसमें जो चिकन था वो कितने किलो यूज़ हुआ? अच्छा 1 किलो यूज़ हुआ, ठीक हो गया जी, इनवाइस के साथ चेक कर लो। अच्छा फिर कहा जी कि 200 ग्राम घी लगना था, घी लग गया नहीं लगा। अच्छा इसमें 1 चम्मच नमक की डलनी चाहिए थी, 1 चम्मच लाल मिर्च की, फिर उसमें जो थोड़ा गर्म मसाला डलना चाहिए था, फिर उसके अंदर प्याज कितने डले, टमाटर कितने डले, किस तरह डले, प्रॉपर जो फॉलो करना था SOP वो ठीक तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो फिर ये आपको क्या कर कह रहे हैं, आप उसी काम को रिपीट कर रहे हैं ना, आप चेक कर रहे हैं उस काम को कि इस तरीके से हुआ या नहीं हुआ। अच्छा अब आप कस्टमर है, मैं आता हूँ आपसे पूछने के लिए, भैया मुझे बताएं आपको खाना पसंद आया? आप कहते हैं नहीं पसंद आया। फिर मैं करता हूँ अच्छा ठीक है, फिर कस्टमर फीडबैक हमने इकट्ठी की, हमें पता चल गया कि आज के दिन में हमारे कस्टमर्स की तरफ से एक शिकायतें आ रही हैं। मैंने शेफ़ को नहीं बताया कि भाई शिकायतें आ रही हैं। शेफ़ को कहा कि तुम ना एक मेरे लिए भी ना चिकन कढ़ाई भेज दो। शेफ़ ने चिकन कढ़ाई बना के भेज दी। अब मैंने भी खाया, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैंने कहा कि इसका ऑडिट करो, इसने काम ठीक किया या नहीं किया। वो स्टेप सारे लिखे हुए थे, रेसिपी लिखी हुई थी कि सबसे पहले ऑयल को गर्म करना है, फिर उसमें प्याज डालने हैं, प्याज को ब्राउन करना है, प्याज को ब्राउन करके फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है, उसको फिर फ्राई करना है, फिर उसमें चिकन डाल के फ्राई करना है। ठीक है, ये प्रोसेस है ना। फिर चिकन डाल के फ्राई करके फिर उसमें आपने टमाटर और बाकी चीज़ें डाल के फिर उसको आपने हीट प्रोसेस पे लगा देना है। फिर पक रहेगी तो उसमें आप दही वगैरह डाल के उसको भून के उतार लेना है। आप देखें क्या उसने इस तरीके से काम किया या नहीं किया। आप क्या करेंगे? CCTV कैमरा से देख लेंगे, भाई उस तरह काम कर रहा था जी नहीं कर रहा था। तो बेटा अकाउंटिंग भी यही है। आपको मैं कहता हूं कि आप NRV, तो जब तक NRV के प्रोसीजर नहीं पता होने तो आप NRV के प्रोसीजर डिजाइन नहीं कर सकते। मैं अभी आपसे एक सवाल करता हूं। IAS 12 कहता है डेफर्ड टैक्स एसेट उस लिमिट तक रिकॉर्ड हो सकता है जिस लिमिट तक हमारे पास फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अवेलेबल हो। अब सोचें इस टोटल, अब मैं कहता हूं जी मेरी कंपनी है उसमें 10 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक हुआ है। अब आपका रिस्क है कि क्या वो ठीक तरीके से बुक हुआ है या नहीं हुआ, उसको बुक होना चाहिए था या नहीं बुक होना चाहिए था। क्या प्रोसीजर लगाएंगे? सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, वैसे आंसर नहीं करना। IAS 12 कहता है कि आप अपने डेफर्ड टैक्स एसेट को उस हद तक रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस हद तक आपके पास फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस अवेलेबल हों। अब टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस कब राइज होंगे? देखो ना, आपके टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस और जस्ट किसके अगेंस्ट होंगे? फ्यूचर के टैक्स लायबिलिटी कब आती है? जब प्रॉफिट आता है। तो आपके जो आज टेम्परेरी डिफरेंसेस हुए हैं वो एडजस्ट कहां पे होने हैं? जाके फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होने हैं। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट क्या है? फ्यूचर के प्रॉफिट्स। फ्यूचर के प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? किस तरह? बजट के थ्रू, प्रोजेक्शन के थ्रू। प्रोजेक्शन किस तरह से बनती हैं? पास्ट एंड के एस्टिमेट की बेसिस पे। तो अब आपने जो फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करके दी गई है आपको, आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। अब उसमें सेल की ग्रोथ कितने % ली है, कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंट कितने % लिए हैं, क्या वो रीजनेबल जजमेंट बनती हैं या नहीं बनती, अजम्पशन ठीक यूज की है या नहीं की। तो ये सारे क्या हैं? प्रोसीजर। अगर आपको प्रोसीजर पता है कि अकाउंटिंग के लिए डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज बनती है, तो फिर ये आप उसके ऊपर प्रोसीजर डिजाइन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनाना था? फ्यूचर के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट्स होने चाहिए। टैक्सेबल प्रॉफिट होने के लिए फ्यूचर की कैश फ्लोज बनानी पड़ेंगी। फ्यूचर कैश फ्लोज बनाने के लिए आपको अजम्पशंस देखनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट के एस्टिमेट को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा। ये सारे काम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको रीजनेबलनेस टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो रीजनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पिछली पास्ट एंड की ग्रोथ ये है कि मेरा हर साल लॉस आता है। 2014 से लेकर 2020 तक कंपनी लॉसेस में है, और एकदम 2021 के अंदर मैनेजमेंट कहती है जी हमारा 30% नेट प्रॉफिट की रेशो हो जाएगी। क्या पॉसिबल है? आप कहोगे भाई हिस्ट्री में लॉसेस में हो, क्या ऐसी बात होगी? वो कहेगा जी मेरे पास कंफर्म ऑर्डर आ गए हैं,
मैंने कंफर्म प्रोडक्शन कर ली है, मैंने सिर्फ उसको डिलीवर करना है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है। मैं कहूँ अच्छा चलो ठीक है, मुझे ले आओ कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉपी दिखाई, मैंने वेरीफाई कर ली है, बात ठीक थी। अब देखो मैंने कहा ठीक है, अब ये तो एक बात होगी, मुझे बताओ ये नीचे कॉस्ट को तुमने इंक्रीमेंट नहीं लिया, तुम कह रहे हो पहले हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, अब तुम कह रहे हो 200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, कॉस्ट तुम्हारी 200 के यूनिट्स के अगेंस्ट 100 की आ रही है, रीजन बताओ। जब 200 की तुम 100% अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन को, तो 100% आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अच्छा फिर ये प्रोजेक्शन किसने बनाई है? मैनेजमेंट ने। इन प्रोजेक्शन को अप्रूव कौन करेगा? कौन? ऑडिटर क्यों करेगा? कौन करेगा? सीएफओ ने तो बनाई है ना। अप्रूव कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस करेंगे। देखे ना, आप तो काम कर रहे हैं ना, आप अकाउंटेंट, आप काम कर रहे हैं, आप किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की बिहाफ पे काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस अगर उसको अप्रूव नहीं करते तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई मुझे इन प्रोजेक्शन के ऊपर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की अप्रूवल भी लेके दो। क्या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उसको एक्नॉलेज करते हैं? अच्छा फिर ये सारी बातें हो गई, तो मैंने कितने प्रोसीजर यहां से बन सकते हैं बेटा? आप कहेंगे हम मैनेजमेंट से कैश फ्लो प्लान्स लेंगे और उन प्लान्स के ऊपर हम चेक करेंगे कि क्या उसकी अजम्पशंस ठीक तरीके से अप्लाई हुई हैं या नहीं हुई, जो ग्रोथ रेट फैक्टर लिए गए हैं, जो कॉस्ट एस्केलेशन के क्लासेस ली गई हैं, जो ओवरऑल प्रोजेक्शंस बनी है, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है या नहीं है। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट, एक ही प्रोसीजर बनेगा। फिर आप कहेंगे इन प्रोजेक्शन प्लान्स के ऊपर हम मैनेजमेंट से जो है वो लेंगे, क्या कहते हैं, दो चार गवर्नेंस से अप्रूवल लेंगे। हम मैनेजमेंट की करंट अजम्पशन जो अपनी लिए अजम्पशन लिए या प्रोजेक्शन लिए, उसको पास्ट ट्रेंड के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट की जो पास्ट ट्रेंड है वो इसको डिपिक्ट करते हैं या नहीं करते। दीज आर प्रोसीजर। फिर हम जो मैनेजमेंट ने उसकी बेसिस के ऊपर जो वर्किंग की है उसकी हम फिर वर्किंग को रिकैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। ये आपके 5 प्रोसीजर बन जाते हैं। दैट्स इनफ। फिर इसमें आप कंट्रोल वाला एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स डाटा प्रिपरेशन पे ठीक थे या नहीं थे, इसको टेस्ट कर लेंगे। देखें, आपको जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं पता, आप उस वक्त तक ऑडिट के रिक्वायरमेंट्स को ठीक तरीके से नहीं लिख सकते। क्लियर जी? जी आप सवाल करने लगे। कोई इशू नहीं है। देखें, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि डे 1 पे आप सारा कुछ सीख लें। मेरे कहने का मकसद क्या है कि भाई आपको जाग के रहना है, सोते नहीं रहना। ये इस भूल में नहीं रहना कि अकाउंटिंग के बगैर पास हो जाएगा। अक्सर औकात अकाउंटिंग लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो मेरे कहने का मतलब आप अकाउंटिंग को भी समझ के पढ़ें, रादर कि आप उसको रट्टा लगाएं। फाइनल की अकाउंटिंग है, आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो अभी मैं बताऊं, मेरा एक स्टूडेंट है, अल्लाह करे वो पास इंशाल्लाह हो जाए इस अटेम्प्ट के अंदर। उस बच्चे ने जितने तीनों सवाल थे उसका बहुत आउटस्टैंडिंग आंसर लिख के आया। मतलब क्यों? उसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी थी। अब अल्लाह करे वो पास भी हो जाए, क्योंकि उसके 2-3 सवाल गलत भी हुए हैं, तो मुझे उसकी वजह से डर है। लेकिन उस बच्चे ने इन तीनों स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छा आंसर किया। जब उसने मुझे फ़ोन करके बताया ना ये बातें लिख के आया हूँ, मैंने कहा तुम अगर किसी और जगह से फेल भी हो रहा हुआ ना तो उसने ये आंसर देकर पास कर देना कि इस बच्चे की नॉलेज बहुत अच्छा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है। इस तरह आगे चलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कहता हूँ कि इम्पेयरमेंट है, एसेट की इम्पेयरमेंट, इस पे प्रोसीजर डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए इम्पेयरमेंट की रीज़न क्या है, इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? कैरिंग वैल्यू। उसको कंपेयर किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? आपकी वैल्यू इन यूज या वैल्यू इन यूज या फिर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यही होते हैं। अब देखें 5 चीजें हैं। कैरिंग वैल्यू ठीक तरीके से कैलकुलेट हुई है नहीं हुई? आपकी जो वैल्यू इन यूज है उसके अंदर जो मैनेजमेंट की अजम्पशंस, फिर अगेन अजम्पशंस, फ्यूचर की कैश फ्लोज, मैनेजमेंट के प्लान्स वो ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर मैनेज 2 चार्ज गवर्नेंस की अप्रूवल है या नहीं है। फिर जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल निकली है उसके अंदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुआ था, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट था, क्या वो ठीक तरीके से वैल्यूज निकली। फिर जो कंपेरेबल होती है, मैनेजमेंट ने वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल को प्रॉपर्ली ठीक तरीके से कंपेयर करके ठीक तरीके से रिकवरेबल अमाउंट निकाली या नहीं निकाली, ये चेक करेंगे। फिर जो ओवरऑल इम्पेयरमेंट की वर्किंग है उसको चेक कर लेंगे कि उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी का इशू तो नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन का इशू तो नहीं है, डिस्क्लोजर चेक कर लेंगे ठीक तरीके से प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। दैट्स इट। आपको कहा जाता है कि फेयर वैल्यू का इशू आ गया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर,
अगेन हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन आप जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। देखिए जहां पे भी मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो जाए, कौन? मैनेजमेंट के एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो जाए, वहां पे ऑडिटर के एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी हुई? एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट हर उस जगह पे होती है जहां पे अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स की एक्सपर्टीज आ जाए। अगर अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स के लिए मैनेजमेंट ने किसी बंदे को इन्वॉल्व कर लिया है तो वी आर आल्सो नॉन प्रोफेशनल फॉर दिस सर्विसेज, हमें भी नहीं समझ आनी। तो जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व हुआ तो हमें ऑडिटर का एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाता है। इसके ऊपर हम आगे जाके फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इस तरह आगे चलें तो इसमें IFRS 15 है, उसके अंदर रेवेन्यू रिकग्निशन का रिस्क है कि रेवेन्यू सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंट कस्टमर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर लेंगे और देख लेंगे कि जिन कस्टमर्स का रेवेन्यू ओवर द टाइम रिकॉर्ड उनकी टर्म्स की बेसिस पे होना चाहिए था, वो ठीक तरीके से रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। यही प्रोसीजर है ना। फिर और क्या हो सकता है? फिर आप ये कहते हैं कि फिर अच्छा रेवेन्यू रिकग्निशन का इशू था, फिर मैं देखूंगा कि जो कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक तरीके से बना या नहीं बना। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल सेल है जिसमें मैं कस्टमर को गुड्स डिलीवर करता हूं तो मेरा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस में क्या देखूंगा कि जो मेरा कस्टमर है क्या उसने इसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट की है या नहीं की। किस चीज की एक्नॉलेजमेंट? गुड्स की रिसीविंग की एक्नॉलेजमेंट। अब उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? डिलीवरी चालान के ऊपर उसके सिग्नेचर्स। तो क्या कस्टमर ने जब गुड्स रिसीव की तो उसके ऊपर उसने साइन करके दिया या नहीं दिया? दिस इज आल्सो प्रोसीजर, वी विल चेक दिस। फिर आता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ठीक तरीके से एलोकेट किया गया है या नहीं किया गया। तो उसके लिए क्या होता है कि फिर आप उसमें कहेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि अगर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल गुड्स हैं, ठीक है, तो फिर आप अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 मार्कर बेचने का, दोनों अलग-अलग मार्कर्स हैं, एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो फिर दोनों 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होंगे ना, एक रेड की और एक ब्लू की और एक ब्लैक की। मैंने आपके साथ घर बनाने की जो है वो घर पूरा बना के दूंगा आपको, मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। अब मटेरियल भी मैं प्रोक्योर खुद करूंगा, मैं कंस्ट्रक्शन भी खुद करूंगा, आपको एंड पे डिलीवर करूंगा मकान। आप कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इसमें? एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना इस केस में। देखें अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, असद कहते हैं ये आपको सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन करके देंगे, या मैं कहता हूं मेरे कंपनी में 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हम लोग सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, एक मटेरियल की प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अलग किया हुआ है और आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलग किया हुआ है। फिर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई? 2 हो गई। अगर सिंगल, अब देखें होता क्या है कि वो कहता है कि जब कस्टमर उन गुड्स को यूज कर सके, क्या कर सके? यूज कर सके, उसको सोल्ड कर सके फर्दर और उनको एक्सपेंस आउट कर सके अदर देन स्क्रैप, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं? कस्टमर। अब देखें ना कस्टमर को बेनिफिट क्या होगा, या कस्टमर उन चीज को सेल कर सके या यूज कर सके। तो फिर आप देखते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के ऊपर वो सेटिस्फाइड आपकी जो लोकेशन होनी है या नहीं होनी। अब एग्जांपल लेता हूं, अब मैंने कस्टमर से एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको पूरा घर तैयार करके दूंगा, तो क्या सरिये की, क्या उस ईंटों की, क्या उस सर्विसेज की वैल्यू उसके लिए सेपरेट है? क्या उनको वो यूज कर सकता है? खुद नहीं कर सकता। क्या उसको सेल कर सकता है? सेल करेगा तो किस वैल्यू पे करेगा? स्क्रैप पे करेगा, स्क्रैप पे करेगा ना। तो फिर क्या हुआ? उस केस में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी? 1 हो गई, क्योंकि मैंने बना के देना। अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, तो आप क्या उसको यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। आपने कंस्ट्रक्शन खुद करानी है उसकी, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हुई? मटेरियल प्रोवाइड करना। सिर्फ आपने कंस्ट्रक्शन किसी और से करानी है, ये कंस्ट्रक्शन मेरे से करानी है लेकिन मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो फिर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुई? 2। समझ गए बात को? आपको मोबाइल देता हूं, कंपनी कहती है मोबाइल लें सिम फ्री है, या सिम ले लें मोबाइल फ्री है। अच्छा आप देखें क्या सिम अलग यूज हो सकती है? हो सकती है ना। आप सिम उठा के किसी और मोबाइल में डाल लें। क्या मोबाइल अलग यूज हो सकता है? हो सकता है। पहले होता था वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, अब नहीं हो सकती। अब हो सकता है। अब 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई, एक हो गई सिम की और दूसरी क्या हो गई? मोबाइल की। अब एलोकेट करना है, किस तरह एलोकेट करेंगे? सिम की स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस क्या है? अगर मैं सिम सिर्फ बेचूं तो कितने की बेचूंगा? अगर मैं मोबाइल बेचूं तो कितने का बेचूंगा? दोनों की स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस हैं। मैं कहता हूं जी यार ये इधर चेक करना भाई, इधर। मैं कहता हूं जी कि 100 आपके साथ पैकेज मैंने निगोशिएट कर लिया। मैंने कहा जी 500 का आपको पैकेज मिल जाता है। पैकेज क्या है जी?
इस पैकेज में दो चीजें हैं, सिम और डिवाइस। सिम है और डिवाइस है। मैंने कितने के दिए आपको? 500 का एग्रीमेंट कर लिया है। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है 500 का तो आपको दूंगा, लेकिन अगर मैं स्टैंड लोन देखूं तो सिम स्टैंड लोन मिलती है 300 की और डिवाइस मिलती है 500 की। अब देखें, अब मैंने आपसे कितने चार्ज किए हैं? 500। तो क्या सिर्फ मैं डिवाइस का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूं? अच्छा, अब चलें एक और बात पे चलते हैं। पैकेज सिम 300 के जो लिया आपने, ये 24 मंथ इसमें से कॉल होनी है। 24 मंथ के लिए आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है वन टाइम पे करने के बाद। इस केस में आप यूटिलाइज वन टाइम ही होती है वैसे। अब बताएं प्रॉब्लम क्या है यहां पे? प्रॉब्लम ये है कि 500 के दो कंपोनेंट हैं, एक सिम का कंपोनेंट है, एक डिवाइस का कंपोनेंट है। जो सिम का कंपोनेंट है वो ओवर द टाइम रिकॉर्ड होना है, जो डिवाइस का कंपोनेंट है वो पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड होना है। समझ आ रही है ना बात? ये ऊपर से गुजर रही है। मैंने कहा जी 500 की आपने एग्रीमेंट कर लिया, आप मेरे पास आए, मैंने कहा जी आप 500 दें, सिम भी ले लें और मोबाइल भी ले लें। आपने कहा ठीक है। अब मैं अकाउंटेंट था, मैंने उसकी ट्रीटमेंट भी करनी थी। मैंने कहा जी मैं आपको सिम भी दे रहा हूँ, डिवाइस भी दे रहा हूँ। IFRS 15 कहता है नथिंग इज फ्री। IFRS 15 कहता है नथिंग इज फ्री, हर चीज की कंसिडरेशन होती है। तो कंसिडरेशन क्या है? कहता है सिम की प्राइस को अलग है, सिम की प्राइस है 300 और डिवाइस की प्राइस है 800। तो फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई? फेयर वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हुई? 800। दिया कितने का मैंने? 500 का। अब कहता है कि इसको एलोकेट करो। अब मुझे बताएं कि जो सिम का रेवेन्यू है वो कितने पीरियड पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 24 मंथ्स पे। जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होगी वैसे वैसे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। डिवाइस जैसे दी तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, डिवाइस पॉइंट इन टाइम पे। अच्छा, अब कितना रेवेन्यू सिम का होगा, कितना रेवेन्यू डिवाइस का होगा? कितना परसेंटेज निकालेंगे? 300 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 500। 500 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 500। अब यहां से जो वैल्यूज निकलेंगी, ये जो वैल्यू है, ये 500 जो भी वैल्यू निकलती है XYZ, वो वैल्यू कितने टाइम पे रिकॉर्ड होगी? 24 मंथ्स पे रिकॉर्ड होगी। नहीं बेटा, वो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन आप डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से वो रिकॉर्ड कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने हर महीने के मिनट्स दिए हुए हैं और जैसे जैसे मिनट वो यूटिलाइज करता जाएगा वैसे वैसे आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि आपके पास 10,000 मिनट्स हैं और आपने पहले महीने में ही कवर खत्म कर लिए, तो आपके तो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन सेटिस्फाइड होगी। अगर है कि आपको हर महीने में 20 मिनट मिलेंगे और चलते रहेंगे 24 मंथ्स, तो फिर आप मंथली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। तो डिफरेंट टर्म्स के ऊपर होता है। तो जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड होती चली जाएगी वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड होता चला जाएगा। और अगर डिवाइस है तो जैसे ही डिवाइस दी रेवेन्यू रिकॉर्ड। क्लियर होगी ये बात? इसी तरह इसमें डिफरेंट किस्म के प्लान्स भी होते हैं, मुख्तलिफ चीजें भी होती हैं। तो अगेन अब आपको अगर पता है कि मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को जो मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको मैंने फेयर वैल्यू ऑफ स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस की बेसिस पे एलोकेट करना होता है। तो दैट इज वन प्रोसीजर कि हम सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ठीक तरीके से किस तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है। अगर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी तो आइडेंटिफाई हुई हैं, और उनको जो एलोकेशन होनी चाहिए थी ट्रांजैक्शन प्राइस की ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड लोन सेलिंग प्राइसेस, वो ठीक तरीके से मैनेजमेंट ने कैलकुलेट की हैं या नहीं की। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। समझ गए बात को? तो ये आप देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे ऑडिटर बनना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अकाउंटिंग पास की थी 2016 में, लेकिन अभी तक मैं इन टच रहता हूं। क्यों? जब तक मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नहीं पता होगा मैं ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अभी इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल्स हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की नेचर है। मैं तो आपको बड़ा बेसिक लेवल के ऊपर जाके बता रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन ये है कि पेपर में इस हद तक की टेस्टिंग होती है। एडवांस लेवल की टेस्टिंग हो रही है लेकिन अभी इतनी ज़्यादा इस पर अभी नहीं आया। ठीक है जी। इसी तरह फिर देखें, अगर IAS 10 है तो वहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बात करता है, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। उसके ऊपर हमारा ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड भी ISO 560 भी अवेलेबल है, वो भी लिंक हो जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है, बस 10 मिनट की हमने और करनी है। क्या टाइम हो गया? टोटल कितने मिनट की होगी? 1.5 घंटा हो गया। ठीक है ना, फिर आगे फिर उसके बाद ही करेंगे। बात समझ रहे आप? तो बेटा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ साथ बड़ा पढ़ना। मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ? बच्चे यहीं पे डेफिशिएंसी में रह जाते हैं। एक राइटिंग स्किल्स नहीं होते, लिखने की आदत नहीं होती, और उस तरीके से लिखने की आदत नहीं होती जिस तरीके से पास होता है पेपर। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत वीक होते हैं। तीसरा, प्रोसीजर डिज़ाइन करना नहीं आते होते। तो प्रोसीजर डिज़ाइन करना सीखें
खुद लिखें, फिर उसको कंपेयर करें। अच्छा, इसका बड़ा एक और सोर्स भी अवेलेबल है आपके पास, लिस्टेड कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स निकालें, उसके अंदर की ऑडिट मैटर के पैराग्राफ्स हैं, वहाँ पे प्रोसीजर पूरे पूरे डिज़ाइन करके उन्होंने छापे में। हर फर्म में बड़े अच्छे प्रोसीजर्स हैं, वो प्रोसीजर्स वो हैं जो किसी बुक में से नहीं मिलेंगे आपको। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, वो प्रोसीजर्स वो हैं जो किसी बुक में से नहीं मिलेंगे आपको। वो प्रोसीजर बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राफ्टेड हैं, और कोशिश करें बिग 4 की ही रिपोर्ट्स सिर्फ पकड़ें, बिग 4 के ऑडिट रिपोर्ट्स पकड़ें। वहाँ पे जितने की मैटर्स डिफरेंट कंपनीज के डले हुए हैं, वहाँ पे रेवेन्यू के भी प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, रेवेन्यू के अंदर मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल के प्रोसीजर्स भी हैं, डेफ और टैक्स के प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री के स्टॉक काउंट के प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं, इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर लिखे हुए हैं, अगर कोई सब्सिडी एक्वायर हुई है उसके प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं, सब्सिडी डिस्पोज ऑफ हुई उसके प्रोसीजर भी लिखे हुए हैं। तो आप मुख्तलिफ कंपनीज के पास जो डाउनलोड करें जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें आपको प्रोसीजर्स वहाँ पे बड़े अच्छे मिल जाएंगे। वहाँ से आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी किस तरीके से हम प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। अब देखें कौन बच्चा करता है कौन नहीं करता। जिसने करना उसने पास हो जाना, जिसने नहीं करना वो फिर हिट एंड ट्रायल भी पास होगा। बात समझ रहे हैं जी? ये ऊपर से गुजर रही है, नींद आ रही है आज तुम्हें बहुत ज़्यादा? नहीं आ रही जी? कोई इशू किसी को, कोई परेशानी, कोई कंसर्न? नहीं जी सर, समझ आ रहा है जी? ठीक है जी, फिर क्लास को कंक्लूड करें। ठीक है जी, फिर आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।